बंद है। पढ़ के आए हैं, पक्की बात। चलिए कॉपी बंद करिए। बालक खड़े हो जाए। जो ज्यादा छुपेगा वो सबसे अलग दिखाई देता है ना। सीधे बैठो। छुपने वाले अलग दिखाई देते हैं ना, क्योंकि उनका चेहरा नहीं दिखता, उनका कंधा दिखाई देता है। चलिए भाई, प्रोटोस्टोम्स के उदाहरण बताइए। एक लपड़ दूंगा, यहीं बिखरे हुए नजर आओगे। नहीं नहीं, तुमसे दूसरा सवाल पूछेंगे। हाँ भैया नितिन, प्रोटोस्टोम्स के उदाहरण बताओ। प्लेटी हेलमिंथेस, सपने में आया था क्या? प्रोटोस्टोम्स वही होंगे जिनमें दोनों द्वार उपस्थित होते हैं। प्लेटी हेलमिंथेस में मुख्य द्वार गुदा द्वार अलग अलग होता है क्या? तब यही तैयारी चल रही है। तो चाह रहे कि हम डंडा ले आए, एक तरफ से कूटे, अगले दिन से सब पढ़ के आएंगे, है ना बेटा? चाह रहे महाकाल के दर्शन हो जाए। बैठो, पीछे बालक अरुण के पीछे बैठा। हाँ, सूडोसीलोमेट में जो शारीरिक गुहा है, कौन सी गुहा है? सूडोसीलो। उसकी बाहरी परत कौन बनाता है और आंतरिक परत कौन बनाता है? बहुत अच्छे बेटा। सूडोसीलोम में मीजोडर्म के छोटे छोटे थैले पाए जाते हैं। ऐसी व्यवस्था कौन से फाइलम में देखने को मिलती है? नहीं पता? इतना ईमानदार बच्चा है ना। हाँ, ये बताओ, असम्मिति किन किन जंतुओं में पाई जाती है? असम्मिति किन किन जंतुओं में असम्मिति पाई जाती है? पीछे। हाँ, खड़े हो, खड़े हो, ठीक है। बैठे 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 बैठे, ज्यादा ठीक, बैठे हो आंसर करो। कि नलिका के अंदर नलिका विन्यास, कौन सा विन्यास? नलिका के अंदर नलिका विन्यास कौन कौन से फाइलम में मिलता है? नहीं पता? बगल में तुम्हारे कौन है भाई? हाँ, नलिका के अंदर नलिका विन्यास सुना है? इसमें बाहरी नलिका कौन है? हाँ, दो नलिकाएं हैं, एक बाहरी नलिका, एक आंतरिक नलिका। बाहरी नलिका कौन है बगल में? और बगल? नहीं। शाबाश, सरदार खुश हुआ है। बिना पढ़े आओ, क्या सोचे? सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा। हाँ भैया, नलिका के अंदर नलिका विन्यास किन फाइलम में पाया जाता है? बहुत अच्छी बात है। आर्य सम्मिति किसे कहेंगे बेटा? आर्य सम्मिति। एक से
अधिक सममिति के अक्ष पाए जाते हैं या सममिति की रेखाएं पर, एक से अधिक बोलना, ठीक है। बैठो। बैरागी जी, असममिति के जरा उदाहरण बताइए। हाँ, कुछ पॉलीफेरा या अधिकांश पॉलीफेरा? अधिकांश पॉलीफेरा। और सिलेंट डेटा, जो मन में आए वही बंद हो गए। नहीं सर, आज मेरा मूड है सिलेंट डेटा बोलने का। बैठो। पीछे कुछ लोग पढ़े लिखे बैठे हैं क्या? हाँ बेटा, खड़े हो जाओ। तुम ही हाथ ऊपर करो। नहीं, हाँ, आगे आगे। अरे तुम, क्या नाम है? जयदीप। जयदीप बताओ जरा, कुछ पढ़ के आए हो? 2 दिन छुट्टी थी, 2 दिन थी ना? क्या किए हो 2 दिन? तालाब गिनने गए थे? कितने दरवाजे खुले हैं? कि साइकिल चलाने गए थे? हाँ, डैम देखने गए थे। बहुत मेहनत लगती है, 35 किलोमीटर साइकिल चलाने में बहुत मेहनत लगती है। बेटो चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। पढ़ के आओ, नहीं तो मैं सही बता रहा हूँ, डंडे से कूटूंगा मैं। घर वालों को निशान दिखाते फिरोगे तुम लोग, है ना? कि देखिए यहाँ पे सर ने डंडा मारा है, पूरा चमड़ा लाल हो गया है हमारा। कुछ की हड्डियां डिसलोकेट हो जाएंगी, ठीक है। इसको धमकी समझिए, हिदायत समझिए, चेतावनी समझिए, सुझाव समझिए, जो समझना है समझिए, पढ़ के आइए। मुझको चाहिए आंसर। अब यहीं से ना एनिमल किंगडम का अत्याचार शुरू होता है, क्योंकि समझ में तो सब आता है सर, याद नहीं होता है। होता है ना बेटा? समझ में सब आ रहा है सर, कहाँ ज्यादा कुछ थोड़ी पढ़ रहे हैं। एक दिन में 4 पॉइंट पढ़ते हैं, 4 ही पॉइंट समझ में आ रहा होता है, याद नहीं होता है। यही इसका अत्याचार है। तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा अत्याचार है। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितने पॉइंट हो गए थे? आखिरी पॉइंट कौन सा देखा था हमने? कंकाल देखा था। कंकाल 2 प्रकार के होते हैं, अंतर कंकाल और बाह्य कंकाल। अंतर कंकाल में हमने बोला अस्थि या उपास्थि पाई जाती है, और बाह्य कंकाल में बहुत सारी संरचनाएं, जिसमें कि क्या क्या बताया था? कंटक उपस्थित होते हैं, जिन्हें स्पाइक्यूल्स कहा जाता है। शल्क पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, हूफ यानी खुर पाए जाते हैं, चोंच पाई जाती है, आंखों के ऊपर परत होती है कॉर्निया, एनेलिडा में क्यूटिकल पाई जाती है, आर्थ्रोपोडा में काइटिनस एक्सोस्केलेटन, काइटिन का एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, ठीक है। शेल पाए जाते हैं, कवच पाए जाते हैं। आप शंख को देखो, उनमें कवच भी होते हैं। और क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए कंटक पाए जाते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट की संरचना भी पाई जाती है। और बताओ, यही इतना हमने देखा था क्या? हाँ, नाखून भी है, पंजे भी हैं। ये सब किसके उदाहरण है? एक्सोस्केलेटन यानी बाह्य कंकाल के उदाहरण है। आगे आते हैं। कितने पॉइंट हो गए? 13। 14वें पॉइंट पे आते हैं, जनन। जनन या रिप्रोडक्शन। अगले पॉइंट पे आते हैं, जनन या रिप्रोडक्शन। जनन क्रिया किसे कहते हैं? रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? परिभाषित करेंगे, बड़ी सिंपल सी परिभाषा है। जब एक ही प्रजाति के एक या एक से अधिक जीव अपनी ही प्रजाति के नए जीव का निर्माण करते हैं, तो उस क्रिया को जनन कहा जाता है। लिख लो। जब एक ही प्रजाति के एक या एक से अधिक जीव
जब एक ही प्रजाति के एक या एक से अधिक जीव एक ही प्रजाति के एक या एक से अधिक जीव अपनी ही प्रजाति के नए जीव का निर्माण करते हैं, अपनी ही प्रजाति के नए जीव का निर्माण करते हैं, तो उसे जनन कहा जाता है। अब जंतुओं में दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है, अलैंगिक जनन भी और लैंगिक जनन भी। तो लिखो, जंतुओं में अलैंगिक और लैंगिक जनन, जंतुओं में अलैंगिक और लैंगिक जनन दोनों पाए जाते हैं। जंतुओं में अलैंगिक और लैंगिक जनन दोनों पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अलैंगिक जनन की। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें आएंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आएंगे जिनको सुनना है, याद रखना है, क्योंकि आगे इनका डिस्कशन दोबारा होगा। तो मैं पूछूंगा आपसे कि जब मैंने पढ़ाया था तो अलैंगिक जनन में पहला अलैंगिक जनन जो आता है, जिसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन या द्विविखंडन। क्या बोलते हैं? द्विविखंडन या बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन या द्विविखंडन। इसमें क्या होता है, एक मात्रक कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होती है और उसे हम कहते हैं क्या? बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया में सुना है। एक कोश की जीवों में भी पाया जाता है, बहुकोश की जीवों में भी पाया जाता है। क्या बोलते हैं इसे? बाइनरी फिजन। लिखो, इसमें एक मात्रक कोशिका, इसमें एक मात्रक कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में, इसमें एक मात्रक कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में, एक मात्रक कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होती है, दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होती है। अब लिखो कि ये जनन एक कोश की तथा बहुकोश की जीवों में दोनों में पाया जाता है। तो लिखो, ये जनन क्रिया एक कोश की जीव, ये जनन क्रिया एक कोश की जीव, एक कोश की जीव तथा बहुकोश की जीव, एक कोश की जीव तथा बहुकोश की जीव दोनों में पाई जाती है। एक कोश की जीव तथा बहुकोश की जीव दोनों में पाई जाती है। एक कोश की का उदाहरण लिख लो यहाँ पर, एक कोश की यूनिसेलुलर। आपको अमीबा याद होगा, याद है? अमीबा में देखने को मिलता है। और हम जंतु जगत के जीवों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम प्रोकैरियोट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जंतु जगत में। तो अमीबा में देखने को मिलता है, यूग्लिना में देखने को मिलता है, पैरामीशियम में देखने को मिलता है, इत्यादि में भी पाया जाता है ना। हमें तीन महत्वपूर्ण नाम लिखने हैं। और बहुकोश की जीवों की बात करें तो आपने प्लानेरिया सुना होगा। प्लानेरिया नाम सुना है? प्लानेरिया कौन से फाइलम में सुना था? किस फाइलम का उदाहरण था? प्लेटीहेल्मिन्थीज। ये इकलौता बहुकोश की जीव है जिसमें बाइनरी फिजन या द्विविखंडन पाया जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो दोनों उदाहरण हमें याद रखने हैं, एक कोश की भी और बहुकोश की भी। ये हो गया बाइनरी फिजन, ठीक है। फिर बात करेंगे बहुविखंडन, मल्टीपल फिजन। तो दूसरा जो प्रकार है वो क्या है? मल्टीपल फिजन। ध्यान से सुनना।
मल्टीपल फिजन या बहुविखंडन। बहुविखंडन, मल्टीपल फिजन, इसमें एक मात्र कोशिका कई पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होती है। ध्यान से सुनना, इसे मुक्त केंद्रक विभाजन भी कहा जाता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी कहा जाता है। लिखो, इस क्रिया में एक मात्र कोशिका, इस क्रिया में एक मात्र कोशिका, इस क्रिया में एक मात्र कोशिका कई पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होती है। एक मात्र कोशिका कई पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होती है। इसका और क्या नाम है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। लिखो, इसे मुक्त केंद्रक विभाजन भी कहा जाता है, इसे मुक्त केंद्रक विभाजन भी कहा जाता है, इसे मुक्त केंद्रक विभाजन भी कहा जाता है। मुक्त केंद्रक विभाजन मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। उदाहरण याद रखना, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में देखने को मिलता है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका में देखने को मिलता है, इत्यादि। दो महत्वपूर्ण उदाहरण याद रखना है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है। तीसरा, ध्यान से सुनना, महत्वपूर्ण है, फ्रेगमेंटेशन, जिसे विखंडन कहा जाता है। फ्रेगमेंटेशन या विखंडन, इसमें क्या होता है? एक जंतु प्राकृतिक क्रिया से अपने शरीर को कई छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और वो हर एक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है। तो इस क्रिया को कहते हैं क्या? फ्रेगमेंटेशन। और इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण जो देखने को मिलता है वो है पॉरीफेरा। क्या उदाहरण मिलता है? पॉरीफेरा। तो लिखो, इस क्रिया में जीव अपने शरीर को, इस क्रिया में जीव अपने शरीर को प्राकृतिक रूप से, इस क्रिया में जीव अपने शरीर को प्राकृतिक रूप से, अपने शरीर को प्राकृतिक रूप से कई टुकड़ों में, प्राकृतिक रूप से कई टुकड़ों में तोड़ देता है, प्राकृतिक रूप से कई टुकड़ों में तोड़ देता है तथा प्रत्येक खंड विकसित होकर, तथा प्रत्येक खंड विकसित होकर नए जीव का, तथा प्रत्येक खंड विकसित होकर नए जीव का निर्माण करता है, प्रत्येक खंड विकसित होकर नए जीव का निर्माण करता है, प्रत्येक खंड विकसित होकर नए जीव का निर्माण करता है। ये बात हो गई किसकी? फ्रेगमेंटेशन। उदाहरण इसका बहुत महत्वपूर्ण है, 10 स्टार लगा लेना उदाहरण पे, पूछा जाता है पॉरीफेरा। अगला आता है बडिंग। बडिंग जिसे मुकुलन कहते हैं।
बडिंग जिसे क्या कहते हैं, मुकुलन। पौधों में बहुत देखा होगा, पौधों में पाया जाता है। पौधों में बर्ड को क्या बोलते हैं, कलिका। पौधों में कलिकाएं, हाँ, हाइड्रा में होता है, जंतुओं में भी पाया जाता है। तो पौधों में तो ये बहुत सामान्य है, लेकिन जंतुओं में भी कुछ ऐसे जंतु हैं जिनमें बडिंग पाई जाती है। दो बड़े महत्वपूर्ण है, एक पॉलीफेरा और एक सिलेंट्रेटा। तो इसमें सीधे उदाहरण लिख लो कि जंतुओं में मुकुलन, जंतुओं में मुकुलन पॉलीफेरा तथा सिलेंट्रेटा, पॉलीफेरा तथा सिलेंट्रेटा में देखने को मिलता है। पॉलीफेरा तथा सिलेंट्रेटा में देखने को मिलता है। अगला आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर का निर्माण होता है। ये भी मुख्यतः किसमें दिखता है, पौधों में। पौधों में दिखता है, कवक में पाया जाता है। फंजाई में पढ़ा है, बेसिडियोस्पोर, कोनिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर। तो वहां पर स्पोर बनते हैं, पौधों में बनते हैं। पौधे और कवक में मुख्य रूप से स्पोर बनते हैं, लेकिन कुछ जंतु ऐसे हैं जिनमें भी स्पोर पाया जाता है, और वो होते हैं, जैसे हमने अभी नाम लिखा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में स्पोर पाया जाता है, और इसकी स्पोर की अवस्था को स्पोरोजॉइट कहते हैं, जिससे मलेरिया रोग होता है। क्या होता है, मलेरिया रोग। तो लिख लो कि जंतुओं में स्पोर निर्माण प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। जंतुओं में स्पोर निर्माण प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। किसमें आता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्रोटोजोआ में पाया जाता है। इसकी स्पोर की अवस्था को स्पोरोजॉइट कहते हैं। इसमें जो स्पोर संरचना है उसे स्पोरोजॉइट कहते हैं। इसकी स्पोर की अवस्था को स्पोरोजॉइट कहते हैं। जो मानव में मलेरिया की संक्रमक अवस्था होती है, स्पोरोजॉइट कहते हैं जो मानव में मलेरिया की संक्रमक अवस्था होती है। जो मानव में मलेरिया की संक्रमक अवस्था होती है, जो मानव में मलेरिया की संक्रमक अवस्था होती है। इंसान को मलेरिया तभी होगा जब मच्छर उसको काटे और मच्छर उसके शरीर में क्या प्रेषित करे, स्पोरोजॉइट। तो हर मच्छर में स्पोरोजॉइट नहीं होता, इसलिए हर मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता। वो तो सब पढ़ेंगे जब मलेरिया देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया स्पोर का निर्माण। अगला आता है रीजेनरेशन, जिसे कहते हैं पुनर्उद्भवन। रीजेनरेशन या पुनर्उद्भवन। रीजेनरेशन या पुनर्उद्भवन। अब यहां क्या हुआ, आप उसको याद करो, फ्रेगमेंटेशन को याद करो। फ्रेगमेंटेशन में क्या पढ़ा कि प्राकृतिक क्रिया से यदि शरीर कई टुकड़ों में टूट जाए तो उसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। यदि किसी दुर्घटनावश वो टुकड़ों में टूट जाए तो उसे रीजनरेशन कहते हैं। दोनों में बहुत सिंपल सा फर्क है। अगर कहीं चोट लगने से शरीर के टुकड़े होते हैं और हर टुकड़ा नए रूप में विकसित होता है तो वो किसका उदाहरण,
और अगर प्राकृतिक क्रिया से होता है तो वो किसका उदाहरण? फ्रेगमेंटेशन। दोनों में फर्क ये है कि क्रिया कैसे हो रही है, अपने आप हो रही है या चोट लगने पर हो रही है। ठीक है, तो देखो, यदि किसी दुर्घटनावश यदि किसी दुर्घटनावश यदि किसी दुर्घटनावश शरीर के टुकड़े हो जाएं और वे विकसित होकर यदि किसी दुर्घटनावश शरीर के टुकड़े हो जाएं और वे विकसित होकर नए जीव का निर्माण कर लें तो उसे रीजेनरेशन कहा जाता है। कौन कौन से फाइलम में मिलता है? पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, इकाइनोडर्मेटा। पॉरीफेरा, हाँ, टीनोफोरा में भी है। टीनोफोरा में है क्या? नहीं, उसमें अलैंगिक जनन नहीं होता, केवल और केवल लैंगिक जनन होता। किसी बात कर रहे हो? लिखवाया था क्या? नहीं, केवल अलैंगिक जनन, मतलब केवल लैंगिक जनन होता है। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, इकाइनोडर्मेटा। पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, इकाइनोडर्मेटा। टीनोफोरा में केवल लैंगिक जनन होता है। यहां खत्म होता है अलैंगिक जनन। अगली हेडिंग डालो, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, इसमें दो गैमीट होते हैं जिन्हें हम युग्मक कहते हैं, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। इस क्रिया में दोनों गैमीट या दोनों युग्मक जुड़ते हैं और उनके जुड़ने से जाइगोट बनता है और निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो अगर दो युग्मक बनेंगे, दोनों जुड़ेंगे और निषेचन की क्रिया होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? लैंगिक जनन। आई बात समझ में? तो लिख लो, इस क्रिया में दो अलग अलग उत्पत्ति के युग्मक का निर्माण होता है। दो अलग अलग उत्पत्ति के युग्मक का निर्माण होता है जिनके जुड़ने से निषेचन क्रिया संपन्न होती है। जिनके जुड़ने से निषेचन क्रिया संपन्न होती है और जाइगोट का निर्माण होता है।
और जाइगोट का निर्माण होता है। अब यहां पर समझो कि दो गैमीट हैं, एक नर युग्मक है जिसे हम कहते हैं मेल गैमीट, दूसरा मादा युग्मक है जिसे हम कहते हैं फीमेल गैमीट, और ये दोनों जुड़ते हैं तो जाइगोट बनता है। खास बात है कि दोनों में क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है और उनके जुड़ने से जो जाइगोट बनता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या जो है दुगनी हो जाती है। इस क्रिया को हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब ये जो जाइगोट बना है जिसको हम लोग फर्टिलाइज्ड एग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, जो जाइगोट बना है, अब ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। जाइगोट का जो विकास है ये दो तरह से होता है। कितने तरह से? दो तरह से। एक जाइगोट का विकास ऐसे होता है कि वो भ्रूण में बदल जाए और भ्रूण ऐसे रूप में परिवर्तित हो जिसकी संरचना वयस्क की संरचना के समान होती है। ध्यान से सुनो, एक विकास ऐसा है कि जाइगोट से भ्रूण का विकास हो और भ्रूण की संरचना या भ्रूण की जो आकृति है वो ऐसे रूप में जन्म ले जो वयस्क की संरचना के समान होता है, तो उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष विकास। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष विकास। दोनों को मैं अभी समझाने की कोशिश करूंगा, 2 मिनट समझ लो। दूसरा होता है कि भ्रूण का विकास हो और वो एक अलग संरचना में बदल जाए और वो संरचना कुछ समय बाद वयस्क की संरचना में बदले, तो उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष विकास। एक अवस्था ऐसी है कि जाइगोट से सीधे वयस्क की संरचना का निर्माण हो रहा, एक अवस्था ऐसी है कि जाइगोट से एक अलग संरचना बन रही और फिर वयस्क की संरचना बन रही। जो पहले वाली संरचना का विकास है वो क्या है? सीधा विकास हो रहा है, प्रत्यक्ष। और दूसरी अवस्था में क्या हो रहा है? एक अंतर माध्यमिक अवस्था बन रही है और अप्रत्यक्ष विकास। उस अंतर माध्यमिक अवस्था को ही लार्वा अवस्था कहते हैं। क्या बोलते हैं? लार्वा या शिशु अवस्था। जैसे आपको याद होगा, आपने अपने जीवन में तितली तो कभी ना कभी देखी होगी। तितली देखी है, आजकल थोड़ा कम दिखाई देती है, बहुत दिखाई देती है, गांव में दिखाई देती है, शहर में नहीं दिखती। अरे यार, शहर को तुम लोग बदनाम कर रहे हो। है भोपाल में, मैं आपको बता दूं, भोपाल में एक ऐसी छुपी हुई जगह है जिसके बारे में हो सकता है लोग जानते हो लेकिन ध्यान न देते हो। वहां उस रास्ते से मैं डेली आता जाता हूं, लाखों की संख्या में तितली है वहां, कम से कम 2 किलोमीटर तक। 2 किलोमीटर का वो रोड है, उसके दोनों तरफ, मतलब मेरा तो ऐसा मन तक तो गाड़ी खड़ी करके थोड़ी देर जो है ना तितलियों को देखता हूँ। मतलब इतनी, और मैं सही बताऊं, मैंने पिछले 15-20 सालों में इतनी कहाँ है यही तो नहीं बताऊं, नहीं तुम पहुंच जाओगे। बता दो, पहुंच जाओगे तितली देखने। बहुत तितलियां हैं, मतलब बता रहा हूं। मैं एक दिन उसका वीडियो भी बनाऊंगा, कभी कल का दिन छुट्टी होगी मैं बनाऊंगा वीडियो। मतलब अलग अलग रंग की लाखों की संख्या में तितलियां, और जहां तुम बैठे हो यहां से मात्र 3 किलोमीटर, जहां तुम बैठे हो 3 किलोमीटर से भी कम ही होगा। हाँ? आप कभी यहां से अगर, हाँ बता दे रहा हूं, मैं जगह बता दे रहा हूं। आप कभी यहां से BHEL में वो पड़ता है हॉस्पिटल, कस्तूरबा हॉस्पिटल। कस्तूरबा हॉस्पिटल के आगे एक जो है कालीबाड़ी मार्ग पड़ता है, उसका नाम ही है कालीबाड़ी मार्ग। अगर गए हो वहां पे, ध्यान नहीं दिया होगा,
कालीबाड़ी मार्ग जहां से शुरू होता है वहां से लेके साकेत नगर तक लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का रास्ता है। उसके दोनों तरफ पेड़ लगे हुए एकदम घने पेड़ हैं और वहां हजारों नहीं लाखों की संख्या में तितलियां हैं। बाकी पूरे भोपाल में नहीं, लेकिन ध्यान नहीं दिया कभी। आज लोग के देखना कि यार सही सर कह रोज वहीं से आते हैं। यही इंसान और मशीन में यही फर्क होता है ना। तुम लोग मशीन बन गए हो, हम अभी इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप जूलॉजी पढ़ते हो, आप बॉटनी पढ़ते हो, उसका अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ उपयोग है कि केवल नीट में नंबर लाने के लिए है? अपने आसपास पेड़ पौधों को देखो और अपने पढ़े हुए ज्ञान को उस पर समझने की कोशिश करो, तभी आप बन पाओगे। कि मशीन बनने आए हो यहाँ, रोबोट बनना है, इंसान बनो। क्या बनो? हाँ, रोबोट नहीं बनो। तो एक अब जैसे तितली को देखो, तो तितली की भी एक शिशु अवस्था होती है। वो एक रेंगने वाला कीड़े के रूप में होता है, जिसे कैटरपिलर बोलते हैं। पेड़ों पर रेंगता है, पत्तियों पर रेंगता है, पत्तियों को खाता है। क्या वो उड़ सकता है? नहीं। चल फिर सकता है? वो तितली की शिशु अवस्था है, जिसे बोलते हैं लार्वा। फिर वो शिशु अवस्था परिवर्तित होती है वयस्क में। तो जहां पर जैसे कि तितली में हम बात कर रहे हैं, तितली बदलती है जाइगोट से किसमें? लार्वा में। और लार्वा बदलता है किसमें? वयस्क में। किसमें बदलता है? वयस्क में। आई बात समझ में? ये हमें देखने को मिलता है कुछ जीवों में। और मनुष्य में कैसा होता है? सीधे एडल्ट बनता है, एडल्ट नहीं, वयस्क नहीं बनता। वयस्क जैसी संरचना बनती, जैसे ऐसा नहीं कि जब तुम पैदा हुए थे जब तुम पैदा हुए थे तब भी तुम्हारे 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख, 1 नाक, मुंह था। ऐसा तो है नहीं कि जब पैदा हुए थे तो यहां से पंख निकले थे, इधर से सींग निकली थी, रेंग के चल रहे थे। ऐसा तो नहीं था। संरचना आपकी वयस्क के जैसी ही थी। तो ये विकास क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष विकास। क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष विकास। तो 2 तरह से विकास होता है। एक होता है प्रत्यक्ष विकास, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। और दूसरा होता है जिसमें लार्वा बनता है और लार्वा फिर परिवर्तित होता है किसमें? वयस्क में। इसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष विकास। क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष विकास। अप्रत्यक्ष विकास। और इस अप्रत्यक्ष विकास को हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ध्यान से सुनना। अब ये 2 वाक्य बार बार इस्तेमाल होंगे, प्रत्यक्ष विकास और अप्रत्यक्ष विकास। ये हर फाइलम में लगभग इस्तेमाल होगा। किसमें प्रत्यक्ष विकास होता है यानी लार्वा अवस्था नहीं होती, किसमें अप्रत्यक्ष विकास होता है यानी लार्वा अवस्था पाई जाए। 2 ये याद रखने, प्रत्यक्ष विकास और अप्रत्यक्ष विकास। अब ध्यान से सुनो। अब लार्वा है, जैसे मेंढक का लार्वा है टैडपोल। टैडपोल उसकी शिशु अवस्था है। वो पानी में रहता है, तैरता है, तैरने के लिए पंख पाए जाते हैं, उसमें गलफड़े होते हैं। मेंढक में गलफड़े नहीं होते। मेंढक में तैरने के पंख होते हैं क्या? नहीं। तो उसकी लार्वा अवस्था वयस्क से अलग है, टैडपोल है, तो उसमें भी क्या मिलेगा? अप्रत्यक्ष विकास। मानव में क्या मिलेगा? प्रत्यक्ष विकास। पक्षी जब जन्म लेता है तो उसी तरीके से होता है जैसा वो आजीवन रहता है, बस आकार छोटा होगा, पंख होंगे। पक्षी जब अंडे से बाहर आता है, पंख उसमें भी रहते हैं, कम होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अंडे से बाहर आता है तो देखने में वो छिपकली जैसा होता हो, फिर उसके बाद वो परिवर्तित होता हो, वयस्क में होता, उड़ने लगा। ऐसा नहीं है। तो उसमें भी क्या मिलता है?
प्रत्यक्ष विकास, यानी उसमें भी लार्वा अवस्था नहीं होती। अब ये वाला जो स्टेप है, ये दिख रहा है, लार्वा से वयस्क में जो परिवर्तन हो रहा है, लार्वा से वयस्क में जो परिवर्तन हो रहा है, इसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण। तो इसे हम बोलते हैं कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मतलब लार्वा का वयस्क में परिवर्तन क्या कहलाता है? कायांतरण। लार्वा का वयस्क में परिवर्तन मेटामॉर्फोसिस। तो ये हो गया कौन सा पॉइंट? 14वां पॉइंट। 15वां पॉइंट हमारा क्या होगा? मेटामॉर्फोसिस। लिखो अगला पॉइंट की जाइगोट से, अभी पहले लिख लो, जाइगोट से निर्माण दो प्रकार से पाया जाता है। जाइगोट से निर्माण दो प्रकार से पाया जाता है। एक, जाइगोट से निर्माण दो प्रकार से पाया जाता है। एक प्रत्यक्ष विकास या ब्रैकेट में लिखेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट। प्रत्यक्ष विकास या ब्रैकेट में लिखेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट। लिखो, इस विकास में कोई भी लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। इस विकास में कोई भी लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। इस विकास में कोई भी लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। कौन सी अवस्था नहीं होती? लार्वा अवस्था। इस विकास में कोई भी लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। ठीक है। यहां भ्रूण से सीधे वयस्क के जैसी संरचना बनती है। यहां भ्रूण से सीधे वयस्क के जैसी संरचना बनती है। वयस्क के जैसी संरचना बनती है। उदाहरण लिखो, सरीसृप, पक्षी, मैमल्स इत्यादि। उदाहरण सरीसृप, पक्षी, मैमल्स इत्यादि। सरीसृप, पक्षी, मैमल्स इत्यादि। सरीसृप, पक्षी, मैमल्स इत्यादि। ये किसकी बात हो गई? डायरेक्ट डेवलपमेंट की। अगला लिखो अप्रत्यक्ष विकास। दूसरा है अप्रत्यक्ष विकास। दूसरा पॉइंट है अप्रत्यक्ष विकास। अप्रत्यक्ष विकास लिखो, इसमें भ्रूण से विकसित होकर एक लार्वा अवस्था बनती है। किसका फोन बज रहा है? इसमें भ्रूण से विकसित होकर एक लार्वा अवस्था बनती है। भ्रूण से विकसित होकर एक लार्वा अवस्था बनती है जो वयस्क में परिवर्तित होती है। जो वयस्क में परिवर्तित होती है। देखो, लार्वा की संरचना वयस्क से अलग पाई जाती है। लार्वा की संरचना वयस्क से अलग पाई जाती है। लार्वा की संरचना वयस्क से अलग पाई जाती है। लार्वा की संरचना वयस्क से अलग पाई जाती है। अगला पॉइंट लिखो, लार्वा का वयस्क में परिवर्तन। लार्वा का वयस्क में परिवर्तन। लार्वा का वयस्क में परिवर्तन कायांतरण कहलाता है।
लार्वा का वयस्क में परिवर्तन कायांतरण कहलाता है। कायांतरण कहलाता है। अब इसमें उदाहरण लिख लो। उभयचर, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा इत्यादि। उभयचर, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा इत्यादि। अप्रत्यक्ष विकास में लिखेंगे उभयचर, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा इत्यादि। उभयचर, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा इत्यादि। ठीक है, अब सुनिए भाई ध्यान से। अब हम लोग टॉपिक की गहराई पे आ गए हैं। ठीक है, टॉपिक की गहराई मतलब अब ये चैप्टर शुरू होगा। अभी तक चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, अब चैप्टर शुरू होगा। अभी एक पॉइंट बचा है, 15वां पॉइंट। हेडिंग डालो मेटामॉर्फोसिस। 15वां पॉइंट हेडिंग डालो मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण। मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण परिभाषा में मालूम है क्या? लार्वा का वयस्क में जो विकास हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं? कायांतरण। तो देखो, लार्वा का वयस्क में परिवर्तन, लार्वा का वयस्क में परिवर्तन, लार्वा का वयस्क में परिवर्तन मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। लार्वा का वयस्क में परिवर्तन मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। लार्वा का वयस्क में परिवर्तन मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। ये दो प्रकार का पाया जाता है। ये दो प्रकार का पाया जाता है। कितने प्रकार का? दो। ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना। जो कायांतरण है यानी मेटामॉर्फोसिस है, ये दो प्रकार का पाया जाता है। एक जिसे कहते हैं विकासशील कायांतरण या प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, और दूसरा जिसे कहते हैं विकासहीन कायांतरण या रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। जैसे समझो, बड़ा बढ़िया एग्जांपल हम देते हैं कि 10वीं का बोर्ड दिए। जीवन का पहला बोर्ड था कि उससे पहले भी दिया था? पहला था। 10वीं का बोर्ड दिया और मेरिट में आ गए। क्या गए? मेरिट में। खुश हो गए घर वाले, फोटो छपा। और 12वीं में फेल हो गए, फिर फोटो छपा, मिसाल देने के लिए। तो अब क्या हुआ? पहले मतलब एक ही अवस्था हो गई। एक दूसरी अवस्था है कि 10वीं में जैसे तैसे पास हुए और 12वीं में 90% ले आए। तो पहली बोर्ड से दूसरी बोर्ड में विकास हुआ कि नहीं? और पहले वाले में क्या हुआ कि पहले मेरिट में थे और फिर फेल हो गए। जहां मेरिट में थे और फेल हो गए उसे क्या कहते हैं? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। जहां पहले जैसे तैसे पास हुए थे और फिर मेरिट में आ गए, वहां प्रोग्रेस हुआ है, उसे बोलते हैं क्या? प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। समझो, इसमें जीवन का एक बहुत बड़ी सीख है। इसको ध्यान से सुनना, समझना।
10वीं और 12वीं तक आप स्कूल में अच्छे नंबर लाए नहीं लाए, आपने पढ़ाई की नहीं की, आपने अपने बारे में सोचा नहीं सोचा, ये सब कुछ मायने नहीं रखता। यहां से आप अपने जीवन को किधर ले जाओगे, किस दिशा में ले जाओगे, ये आने वाला समय आपका, अब जो समय है, अगला जो 5 साल 10 साल होगा, वो आपका आने वाला पूरा जीवन निर्धारित करेगा। इसलिए अभी तक आपने क्या किया क्या नहीं किया वो मायने नहीं रखता। अब आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे वो बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा आपको। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 10वीं 12वीं तक स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, बहुत अच्छे उनके नंबर नहीं आए, लेकिन उसके बाद के समय में उन्होंने जीवन में बहुत अच्छा कर लिया। आज बहुत अच्छे जगह पे हैं, बहुत अच्छे पद पे हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको कसम खाई रहती है बचपन में ही कि हम हर क्लास में फर्स्ट आएंगे, वो फर्स्ट से फर्स्ट आ रहे हैं और 12वीं तक फर्स्ट आए हैं। एक अभी अभी 2-3 साल पहले की बात है, ऐसे ही तैयारी करने एक लड़की आई थी। उसने मतलब उसका ये था कि मैं अपने स्कूल में हमेशा फर्स्ट आई हूं। जब से मैं स्कूल जा रही हूं कक्षा 1 से लेके 12वीं तक मैं स्कूल की टॉपर रही हूं, अपनी क्लास की टॉपर रही हूं। हमने कहा ठीक है बेटा। अब वो यहां आई, यहां टेस्ट हुआ, टेस्ट में उसके नंबर 10 में भी नहीं थे, टॉप 10 में भी नहीं थे, 16-17 नंबर पे। ये सदमा उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, सदमा लग गया भाई उसको, मेंटल ट्रॉमा हो गया कि अरे मैं तो सबसे तेज थी और मैं 17वें नंबर पे। मैंने अपने आप को आज तक पहले से नीचे नहीं देखा और मैं यहां 17। भाई उसको मानसिक रूप से, मैं बताऊं ना, उसको ट्रॉमा लग गया, मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो गई वो। उसको यहां से घर वापस भेज दिया हमने। भाई उसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि क्लास में कोई लड़का बैठा है, मुझसे ज्यादा नंबर कैसे आ गए उसके। तो ये मैं रियल स्टोरी बता रहा हूं। ऐसा सदमा लगता है भाई। इसलिए जीवन में ना असफलता का स्वाद चखना बहुत जरूरी होता है। कितने लोग ऐसे हो जो हमेशा स्कूल में फर्स्ट आए हो? जरा हाथ ऊपर करो तो बेटा। अच्छा ये मुझे पहले पूछना था, ऐसा क्या? घर में घुसते हो तो तुम मेन दरवाजे से घुसते हो कि नाली से घुसते हो, ये बताओ। अब बात ये आई, अगर किसी के मन, देखो सीधी सी बात है, आप अपने स्कूल के टॉपर रहे होगे कोई दिक्कत नहीं, आप अपने क्लास के टॉपर रहे होगे, ऐसे 50,000 स्कूल एमपी में है, यानी 50,000 टॉपर। और ये केवल एमपी बोर्ड की बात कर रहा हूं, सीबीएसई के अलग होंगे। तो हर स्कूल का टॉपर को अगर हम कंपटीशन में सीट देने लगे, ऐसे कैसे चलेगा? इसलिए क्या, असफलता, इस बात को सुनना, असफलता सबसे बड़ा गुरु होता है। असफलता आपको वो सिखाती है जो सफलता नहीं सिखा सकती। सफलता आपको आनंद की अनुभूति करना सिखाती है, असफलता आपको कड़वाहट की अनुभूति करना सिखाती है। बुरा समय व्यक्ति को मजबूत बनाता है। जितना बुरा समय आएगा आप उसको झेलोगे, आप उतने मजबूत बनोगे। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में ऐसा काम करते रहो कि बुरा समय आता रहे।
ऐसा नहीं करना है, प्रयास अपना करना है। इसीलिए कहता हूं कि जीवन का जो एग्जाम है इसका कोई सिलेबस नहीं है, इसकी कोई पढ़ाई नहीं है, सबका पेपर अलग आएगा तो एग्जाम सबको देना पड़ेगा। हाँ भाई, क्या तकलीफ है? पीछे जीवन के एग्जाम सब पार कर लिए हो है? इसलिए कहता हूं असफलता चखना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, ये भी नहीं कि एमबीबीएस को इतना नशे की तरह ले लो। जैसे आजकल देखता हूं बच्चे जो है बहुत ज्यादा पोजेस हो जाते हैं। पोजेस मतलब एकदम जुनूनी टाइप के हो जाते हैं। जुनूनी जानते हो? जुनूनी होना अच्छी बात है, लेकिन किसी चीज को, जुनून को पागलपन के स्तर तक मत ले जाओ। जैसे एमबीबीएस के लिए आप मेहनत कर रहे हो, करो, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि एमबीबीएस में नहीं हुआ तो पता चला कि उनका बीपी हाई लो हो रहा है, चक्कर आ रहा है, इस स्तर पे मत ले जाओ। प्रयास अपना पूरा रहे, प्रयास में कोई कमी ना रहे। क्योंकि ऐसा नहीं कि सारे, अच्छा एमबीबीएस क्यों करना चाह रहे हो, सबसे बड़ा ये, अगर तुमको ये लगता है कि एमबीबीएस करने से तुम अमीर हो जाओगे या पैसे खूब कमाओगे तो एमबीबीएस मत करो बेटा। क्योंकि बहुत से ऐसे एमबीबीएस डॉक्टर हैं जो अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, साफ बात है। एमबीबीएस करने से अच्छा पैसा नहीं होता है। आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। एमबीबीएस एक चीज है, कई ऐसे बीडीएस भी हैं जो ठीक ठाक दाल रोटी चल जा रही है उनकी, कई ऐसे बीडीएस भी हैं जिनकी दाल रोटी ठीक ठाक चल जा रही है, कई ऐसे होम्योपैथी वाले भी हैं जो पूरे शहर में डंका बजा के रखे हैं। तो ये सब इस पे निर्भर नहीं करता कि आपने एमबीबीएस किया या बीडीएस किया या बीएचएमएस किया, करने के बाद आपकी लड़ने की काबिलियत कैसी है। आई बात समझ में? आप जो करिए उसमें पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से करिए, और ये सोचकर मत करिएगा कि नहीं हम अमीर बन जाएंगे, बहुत पैसा है, इसकी भैंस की आंख मरेगी। ये मत सोचना, क्योंकि अगर आपने ये सोचा और एमबीबीएस किया और आपने प्रैक्टिस की, नहीं चली, बहुत घनघोर डिप्रेशन होगा। फिर आप डॉक्टर को दिखाने जाओगे, डॉक्टर साहब बीपी हाई लो हो रहा है हमारा। ऐसा नहीं, कोई भी हो जिसके अंदर ये जिद्द है वो अपनी काबिलियत को बनाएगा, वो अच्छा करेगा, अच्छा करेगा। तो इसलिए केवल एमबीबीएस वाले ही जीवन में सफल होते हैं ऐसा नहीं। जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, ठीक है? जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। और ये भ्रम फैलाना कि अरे जिसने एमबीबीएस नहीं किया वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, उससे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं। महामूर्ख कहता हूं उसको, मूर्ख नहीं कहता। एमबीबीएस के लिए प्रयास करो, अपनी क्षमता, परिवार की क्षमता जब तक सहायता करती है प्रयास करो, लेकिन एक समय के बाद आप जिस योग्य हो उस योग्यता के स्तर का आप कॉलेज लीजिए, उसमें मेहनत करिए। हाँ, उसमें चुनाव जरूरी है कि कौन कौन सी ऐसी फील्ड है जो ज्यादा, जिसमें स्थिरता ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, उसका चुनाव करिए। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं भाई। एक स्टूडेंट है हमारी, और उसने कुछ नहीं किया, उसने नर्सिंग किया। ये बात है 2015-16 की। उसने नर्सिंग किया और अभी वो, और एक और, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि दो उदाहरण है, उदाहरण मैं दे रहा हूं, जिसको अच्छा लगे लगे, जिसको बुरा लगे लगे। और एक जो है बीएमएस किया साथ में, दोनों, एक ने नर्सिंग किया, एक ने बीएमएस। आज दोनों डिग्री कंप्लीट करके नर्सिंग, जो बच्ची करी वो अभी एम्स में नर्सिंग स्टाफ में वो हेड नर्स है, जिसको बोलते हैं स्टेशन मैनेजर, और उसकी 2.25 लाख सैलरी है।
वही जो BAMS किया वो भी गवर्नमेंट में है, उसकी 55,000 सैलरी है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया है, इससे फर्क पड़ता है कि आपने जो चुनाव किया वो सही है कि नहीं, और उसको लेकर आप मेहनत सही कर रहे हो कि नहीं। नर्सिंग भाई साहब नाम सुनने में खराब लगता है, सैलरी आगे देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, कुछ तो ऐसे देखा मैंने, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है उनकी, बढ़िया 1.5-2 लाख रुपए सैलरी आती है। अब तो उसको 4-5 साल हो गए वहां। इसकी भैंस की आप मजे ही मजे, ये मत सोचो, ठीक है। और इस पे भी मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण के साथ बता रहा हूं। BSc, एक और बच्चा है BSc किया, MSc किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD किया जूलॉजी में, अभी प्रोफेसर बन गया है, कहां पर, BHU में, और प्रोफेसर बना और लगभग 2 लाख रुपए स्टार्टिंग सैलरी है। तो ये सोचना कि हम BSc करके क्या करेंगे, MSc करके क्या करेंगे, या आप हर फील्ड में कुछ कर सकते हो और बेहतरीन कर सकते हो, बस वो सोच होनी चाहिए, हीन भावना अपने प्रति नहीं होनी, सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट आ गया तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तो जैसे मेरा सपना था कि मैं हवलदार बन जाता, सपना पूरा ना हो पाया मेरा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में ध्यान से सुनो, लार्वा कम विकसित होता है और वयस्क ज्यादा विकसित होता है। और रेट्रोग्रेसिव में क्या हो गया, लार्वा ज्यादा विकसित होता है और वयस्क कम विकसित। लिखो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में एक ऐसी क्रिया जिसमें अल्प विकसित लार्वा, एक ऐसी क्रिया जिसमें अल्प विकसित लार्वा अधिक विकसित वयस्क में परिवर्तित होता है। अल्प विकसित लार्वा अधिक विकसित वयस्क में परिवर्तित होता है। उदाहरण कैटरपिलर जो परिवर्तित होता है बटरफ्लाई में। कैटरपिलर उड़ नहीं सकता, बटरफ्लाई उड़ सकती है। तो उड़ने की क्षमता विकसित होना यानी अधिक विकसित होना। कैटरपिलर बटरफ्लाई में परिवर्तित होता है, ये किसका उदाहरण है? प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का। दूसरा लिखो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। दूसरा है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, इसमें अधिक विकसित लार्वा अल्प विकसित वयस्क में, अधिक विकसित लार्वा अल्प विकसित वयस्क में परिवर्तित होता है। अधिक विकसित लार्वा अल्प विकसित वयस्क में परिवर्तित होता है। उदाहरण लिखिए, उदाहरण में लिखेंगे क्या? पॉरीफेरा। उदाहरण में लिखेंगे पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में लार्वा गतिशील होता है और वयस्क गतिहीन होता है। लिखो, इसमें लार्वा गतिशील होता है, इसमें लार्वा गतिशील होता है तथा वयस्क गतिहीन होता है। इसमें लार्वा गतिशील होता है तथा वयस्क गतिहीन होता है।
तथा वयस्क गतिहीन होता है। यहां खत्म होते हैं हमारे 15 पॉइंट। कितने पॉइंट? अब अभी इनको याद करिए तुरंत। जो 15 पॉइंट है मैं अभी पूछूंगा, क्योंकि घर पे आप पढ़ के नहीं आ रहे। कॉपी खोलिए, याद करिए यही तुरंत। मैं आप लोगों की कॉपी चेक करने भी आ रहा हूं।